फिर से डेट आई कैसा? नमस्कार दोस्तों, टीचर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे आप? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, तो आज हमारा नया टॉपिक है हिस्ट्री, स्पोर्ट्स हिस्ट्री, और ये आज आपका आखिरी टॉपिक रहेगा। आखिरी मतलब कहने का मतलब ये टॉपिक आखिरी है, इसके बाद जो है क्लासेज होंगी, लेकिन ये टॉपिक पे जितनी भी क्लासेज होंगी, मतलब इस टॉपिक के बाद अब कोई टॉपिक आपका बचेगा नहीं। तो आप सब जितने भी लोग हो, एक बार आप सभी लोग आ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर हम शुरुआत करते हैं। चलिए। हितेंद्र कुमार स्वामी जी, जय हिंद। मुकेश यादव जी, गुड आफ्टरनून। हीरा लाल राठौर जी, नमस्कार। सभी लोग आ जाइए एक बार, ठीक। चलिए, ममता जी, जय हिंद। क्या कह रहा है? जिस व्यक्ति ने खेल कूद के माध्यम से शिक्षा, संस्कृति, विकास तथा शक्ति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पियरे दी कुबर्टीन मेडल, ओलंपिक लॉरेल, ओलंपिक ऑर्डर, ओलंपिक कप। बताओ, उसे कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? विद्यांदु शुक्ला जी, प्रणाम भैया। तो याद रखना, उसे दिया जाता है ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार। याद रखिएगा, उसे ओलंपिक लॉरेल दिया जाता है, न कि ओलंपिक ऑर्डर दिया जाता है। ओलंपिक ऑर्डर ओलंपिक के लिए अगर कोई आयोजन या कुछ ऐसी चीजें करवाता है, मतलब जिसको देख रेख ओलंपिक करती है। लेकिन अगर समाज में या खेल कूद के माध्यम से शिक्षा, संस्कृति, विकास तथा शांति के क्षेत्र में, मतलब कि ये संस्कृति, विकास तथा शांति के क्षेत्र में, लेकिन अगर आप केवल खेल की भावना को बढ़ा रहे, केवल और केवल खेल की बात कर रहे हैं, तब वहां पे ओलंपिक ऑर्डर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप शिक्षा, संस्कृति, विकास तथा शांति की बात कर रहे हो, इन सब चीजों में आपका वो है, तो वहां पे क्या दिया जाएगा? ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिया जाएगा, याद रखना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? यह परिभाषा की खेल में विशुद्धतः क्रियाकलाप संबंधी आनंद के लिए अनुक्रिया की पुनरावृत्ति होती है, किसने दी है? बताइए। बेटलहाइम, कुवरी, पिगेट, लेविन। बताओ किसने दिया है? देखें, यही होता है जब आप कुछ ऐसे कोर्स किए हैं जिसमें कि बाधाएं और असमंजस हैं। इसीलिए फिजिकल बेहतर है, इसीलिए कहा जाता है आप फिजिकल। अच्छा ये बताइए, इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि फिजिकल भी किए, मतलब बीपीएड भी किए हुए हैं और बीएड भी किए हुए हैं? क्या इसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बीएड और बीपीएड दोनों हैं? कुछ ऐसे लोग हैं क्या जो बीएड और बीपीएड दोनों हैं? यही झटका होता है, वहां पे क्या कर दिया? बाहर कर दिया ना प्राइमरी से। लेकिन ये वैसे गलत हुआ। गलत इसलिए किया गया कि भाई तुमने कोर्स ही क्यों कराया? अगर आप कोर्स करा रहे हो तो फिर क्यों किसी के साथ अन्याय कर रहे हो? आपने तो 2 लाइन लिख के फुर्सत कर दिया, लेकिन उस 2 लाइन का परिणाम क्या हुआ? उस 2 लाइन के परिणाम का मतलब है कि कई लोगों की 2-2 साल की मेहनत बेकार हो गई, पैसे बर्बाद हुए, उनके परिवार का, उनका खुद का क्या अरमान जो थे वो पानी में मिला दिया गया। तो ये चीजें हैं। खैर, हम लोग तो फिजिकल वाले हैं। हितेंद्र कुमार सॉरी, मैं एमपीएड हूँ। विद्यांदु शुक्ला नहीं सर। अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग तो फिजिकल वाले हैं, तो फिजिकल वालों का क्या है, हम तो हर जगह एलिजिबल रहेंगे। इसीलिए फिजिकल को खराब नहीं, जो लोग फिजिकल को खराब समझते थे उनको अब समझ में आ रहा होगा कि फिजिकल क्या चीज है। चलो, क्या होगा? तो याद रखिएगा, किसने दिया था यह?
तो यह दिया था पीगेट ने। किसने यह बात कही थी? पीगेट महोदय ने। पीगेट महोदय ने क्या कहा था कि खेल में विशुद्धता क्रियाकलाप संबंधी आनंद के लिए अनुक्रियाओं की पुनरावृत्ति होती है। किसके लिए? विशुद्धता क्रियाकलाप संबंधी। पीगेट, पीगेट की बात आएगी। पिग, पिग मतलब जानते हो ना क्या होता है? सुअर। और वो क्या करती है? गंदगी को साफ करती है, विशुद्धियों को साफ करती है, मतलब जो अशुद्धि होती है। तो उसी से याद रखना, विशुद्धि पिग से। और उसकी क्रियाकलाप क्या होती है? अनुक्रियाओं की पुनरावृत्ति। वह बार बार एक ही काम करती है गंदगी को साफ करने का, तो वही याद रखना, अनुक्रियाओं की प्रवृत्ति। तो यह क्या होता है? पीगेट। ठीक, ऐसे याद रख लेना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? शारीरिक शिक्षा और शिक्षा के मुख्य अंतर है। अभिप्राय का, प्रेरक का, लक्ष्य का, प्रणाली का। बताओ। अच्छा, विद्येंदु शुक्ला जी का एमपीएड चल रहा है और पीएचडी, अच्छी बात है। सर्वेश यादव, बीटीसी सही है। क्यों भाई बीटीसी क्यों सही है, ये बताओ, क्यों बीटीसी सही है? हाँ भाई, तुमने भी पढ़ा, उसने भी पढ़ा, तुम भी 2 साल किए, वो भी 2 साल किया। हाँ, तुम भी टेट सीटेट दे रहे हो, अगले ने भी टेट सीटेट दिया। तुमने भी क्या किया? तुम लोग जो भी बीटीसी वाले हैं, आप भी सुपर टेट दे रहे हो, वो भी दे रहे हैं। तो जिसके अंदर योग्यता है वो नौकरी ले जाएगा। अब अगर यहाँ कह दो कि बीपीएड को एलिजिबल करे और बीपीई को बाहर कर दे, बीपीएस को बाहर कर दे, डीपीएड को बाहर कर दे, तो ये तो गलत बात है। सेम अगर यही चीज डीपीएड वाले कहने लगे तो कि भाई हमको इनको बाहर करो बीपीएड को, क्योंकि वो बैचलर या डिप्लोमा, तो वो चीज नहीं है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ एक के लिए, मैं ये कहता हूं सबको एलिजिबल कर देते तुम। बीटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इसलिए सही है। अच्छा, सही बात है। खैर वो मेरा विषय नहीं है, तो उस पर बात करना ही बेकार है। हाँ, उस पर बात करना ही बेकार है। जिस दिन बीपीएड पे आएगी बात, उस दिन हम लोग बात करेंगे। हाँ, हम लोगों का क्या है, हम लोग तो फिजिकल से हैं, तो फिजिकल ही देखना है अपने को। तो हाँ, बाकी वो तो उन लोगों का मुद्दा है। चलिए, शारीरिक शिक्षा और शिक्षा में मुख्य अंतर क्या है? अभिप्राय का, प्रेरक का, लक्ष्य का, प्रणाली का। बताइए क्या होगा? तो याद रखना क्या होगा? प्रणाली का। जो भी प्रणाली है या शारीरिक शिक्षा है, उस शिक्षा से क्या है, थोड़ा सा भिन्न होती, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के माध्यम से बच्चे का सर्वांगीण विकास किया जाता है। क्या किया जाता है? सर्वांगीण विकास किया जाता है। लेकिन आपका अगर मैं उसकी बात करूं तो शिक्षा के माध्यम से केवल और केवल आपका क्या होगा? आपका मान लो आध्यात्मिक विकास होगा, लेकिन आपका शारीरिक विकास या अन्य विकास नहीं होगा। या मैं कहता हूं कि शिक्षा से केवल आध्यात्मिक विकास और मानसिक विकास हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं शारीरिक शिक्षा से, तो वह आपका आध्यात्मिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, हर एक प्रकार का विकास, मतलब कि यह सर्वांगीण विकास की बात करता है, इसलिए यह सही होगा। ठीक, चलो, हम इसलिए खेलना नहीं बंद कर देते। 2008 में था बीपीएड। बीपीएड वालों को प्राइमरी में ले कहाँ रहे हैं, बाहर कहाँ किया गया है? हाँ, प्राइमरी वाले के लिए अपनी लड़ाई खुद कभी बीपीएड या एमपीएड वाले नहीं लड़ पाए। सीट पीजीटी की सीट नहीं थी टीजीटी में, इसमें माध्यमिक में। बाकी किसी सब्जेक्ट के होते तो वो धरना दे देते, लेकिन शारीरिक शिक्षक वाले या फिजिकल एजुकेशन के ऐसे बच्चे होते हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं, आ गई तो भी सही, आए आम चाहे जाए लबेदा, वही वाली हाल होती है। चलो, हम इसलिए खेलना नहीं बंद कर देते कि हम बूढ़े हो जाते हैं। हम बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। यह कथन किसका था? जॉर्ज बर्नार्ड का, पियरे डी कुबर्टीन का, जेबी नैश का, सीसी कोबेल का। और यह कथन अक्सर पूछ लिया जाता है। हाँ, तो आप तो लड़ ही नहीं पाए।
बीपीएड को बाहर कर दिया तो बीपीएड वाले तो लड़ ही नहीं पाए। हाँ, बीपीएड एक्चुअली बात यह है कि जो सही तरीके से करते हैं हाँ वो हैं कम, और जिनको जब नौकरी नहीं मिलती तो वो कह देते हैं चलो भाई बीपीएड, जैसे बीएड किए नौकरी नहीं मिली बीएड से तो कह दिया भाई बीपीएड कर लो, तो वो गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा। हाँ, तो यहाँ नहीं तो वहाँ सही। लेकिन आप फिजिकल वालों को हम यही कहेंगे कि आप अपने फिजिकल के प्रति एकदम से ईमानदार रहिए, नौकरी मिलेगी ज़रूर। और फिजिकल सबसे बढ़िया इस समय तो देख रहे हैं कि फिजिकल के लिए बाहर आ गया है, कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां कि आप लोगों को एलिजिबल न किया जा रहा, हर जगह वैकेंसी आ रही है। बिहार टेट का भी आ गया है, बिहार टेट भी आप लोग डाल दें। रामविलास जी प्रणाम। चलिए बिहार टेट भी आप लोग डाल दें, ठीक है ना। चलिए बताइए क्या होगा, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो क्या होगा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ठीक। तो जॉर्ज बर्नार्ड ने ही कहा था क्या कि हम बूढ़े इसलिए होते हैं, हम खेलना नहीं बंद कर देते कि हम बूढ़े हो जाते हैं, बल्कि हम बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। मतलब बूढ़े होने के बाद ये कहते हैं कि हम बूढ़े हो जाते हैं इसलिए हम खेलना नहीं बंद कर देते, हम खेलते नहीं इसलिए बूढ़े हो जाते हैं। हाँ, तो यह बात किसने की, बर्नार्ड शॉ ने। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जॉर्ज विलियम ने किस वर्ष वाईएमसीए की स्थापना की थी, बताओ। वाईएमसीए जॉर्ज विलियम की बात कर रहा है, 1838, 1841, 1847, 1844, बताओ। बहुत सही, 1844 में कहां पे, लंदन में किया था। अगर भारत में पूछे तो भारत में वाईएमसीए एचसी बक किस सन में, 1920 में, कहां पे, चेन्नई में, याद रखना। चलो, शारीरिक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य है अच्छे मानव संबंधों का विकास, तंत्रिका पेशी समन्वय का विकास, शारीरिक क्षमता का विकास, खेल कौशल का विकास। बताओ क्या होगा। क्या होगा, छठे का बी, बी ए, बी, बी, और किसी का आंसर। अब देखो, अब इसमें ये केवल और केवल यही एक वर्ड जो है पूरे का पूरा इसका अर्थ बदल देता है। क्योंकि अगर मैं बात करूं आप लोगों से शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों के विषय में, तो जो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है वह क्या होता है, तो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के विषय में अगर हम बात करें तो जो दूरस्थ होता है, दूरस्थ उद्देश्य यह होता है कि अच्छे मानव संबंधों का विकास करना। अगर आपसे नजदीकी उद्देश्य पूछे या क्या करे, प्रमुख उद्देश्य पूछे, तो प्रमुख उद्देश्य उसका होगा तंत्रिकी पेशी समन्वय का विकास, या शारीरिक क्षमता का विकास, या खेल कौशलों का विकास। ये सब क्या है, यह मुख्य है। लेकिन दूरस्थ की बात कर रहा है तो दूरस्थ में क्या होगा, अच्छे मानव संबंधों का। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो एक क्लार्क ने यह कहा था कि शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य है उसका क्या मतलब होता है, उसके 3 भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा, इन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षा के माध्यम से, किसके माध्यम से, शारीरिक शिक्षा के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि हो सकती है, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ सामाजिक गुणों में वृद्धि हो सकती है,
सामाजिक गुणों के वृद्धि के साथ साथ इन्होंने यह कहा सांस्कृतिक वृद्धि हो सकती है। यह तीनों बात किसने कही थी? आप याद रखिएगा, एच क्लार्क ने। यह भी क्वेश्चन बना सकता है कि इनमें से कौन सा उद्देश्य एच क्लार्क का नहीं है, या इनमें से कौन सा उद्देश्य एच क्लार्क का है, ऐसे भी बना सकता है। उसके अलावा बात करें तो बुकवाल्टर ने क्या कहा था कि जो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है वह होता है स्वास्थ्य, दूसरा क्या होता है जो खाली समय है उसका सदुपयोग, तीसरा क्या होता है आपका नैतिक चरित्र। यह किसने कही थी? यह बुकवाल्टर ने यह बात कही थी। तो जायज सी बात है, सबने एक ही चीज कहा है, नैतिक चरित्र की बात कर रहा है, इसके साथ ही साथ सांस्कृतिक की बात कर रहे हैं, सामाजिक गुणों में वृद्धि कर रहे हैं। और जब इन चीजों की वृद्धि होगी तो जायज सी बात है मानव संबंध कैसा होगा? मानव संबंध का विकास होगा, मानव संबंध एक अच्छा होगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? अखिल भारत खेल सलाहकार समिति 1950, खेल कूद की तदर्थ जांच समिति 1926, कौल कपूर समिति 1957, कुंजरू समिति 1959। बताओ। बताओ। तो याद रखिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा? कुंजरू समिति। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो कुंजरू समिति होगा। कुंजरू समिति की अगर मैं बात करूं तो कुंजरू समिति जो है यह है आपकी किस सन में? 1959 में हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण हुआ और उसका क्या दायित्व था? उसका यह था कि सरकार को शारीरिक शिक्षा तथा जो बच्चे हैं उनके अनुशासन के विषय में सलाह देना। यह बात किसके लिए था? यह जो है कुंजरू समिति की बात थी। यह किसकी बात थी? कुंजरू समिति की बात थी। ठीक है ना। अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति तो 1954 में, इसके अलावा खेल कूद तदर्थ जांच समिति 1958 में, कौल कपूर समिति आपका 1960 में। ठीक, और उसके बाद में कुंजरू समिति 1959 में हृदयनाथ कुंजरू की अध्यक्षता में। अब अगर मैं बात करूं कि हृदयनाथ कुंजरू के साथ ही साथ 59 में और क्या हुआ था, तो याद रखना राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान, क्या इसी समय राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान भी चलाया गया था। ठीक, यह आप जरूर याद रखिएगा। अगर 1950 की बात करें तो 1950 में क्या हुआ था? तो केंद्रीय शारीरिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि 1950 में और क्या हुआ था, तो भारत स्काउट गाइड एवं ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट एसोसिएशन जो थी वह भी 1950 में ही बनी थी। किस सन में? वह भी आपकी 1950 में ही बनी थी, याद रखिएगा।
ठीक, 1956 की अगर हम बात करें तो शारीरिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय योजना नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1956 ईस्वी में, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नेशनल सिलेबस ऑफ फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, और यह पूछा भी जाता है शारीरिक शिक्षा का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम। ठीक, अगर मैं बात करूं आपसे 1957 की, तो 1957 में क्या हुआ था, तो आप क्या बताओगे? एलएनआईपी की स्थापना। अब एलएनआईपी की बात करें, ग्वालियर में जो स्थापित हुआ था, उसके पहले आपके प्राचार्य कौन थे? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना पीएम जोसेफ। कौन? पीएम जोसेफ। किस सन में? 1957 में। यह आप जरूर याद रखिएगा। चलो, कौल कपूर कमेटी ने अपना कार्य कब शुरू किया? 1900, 1960, 1908, उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो याद रखना 1960 कौल कपूर कमेटी। 1960 कौन? कौल कपूर कमेटी। ठीक, याद रखिएगा। आगे चले, चलो। 776 ईसा पूर्व ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए किस खेल विशेषज्ञ के अधीन प्रतिभागियों को 1 महीने का अभ्यास करना पड़ता था? हेल्नो डिकार्ड, पेडोट्राइब, पेडोनोमस, स्फेरिसिस्टस। बताओ। उमेश सिंह जी, गुड आफ्टरनून। तो याद रखना, जो पेडोट्राइब होते थे, पेलेस्ट्रा जो होता था उस समय, पेलेस्ट्रा में क्या होता था? जो खेल का मैदान होता था, जहां पे क्या होता था? आपका द्वंद्व होता था। कहने का मतलब जहां पे मुक्केबाजी और कुश्ती, इन सब का क्या होता था? प्रशिक्षण होता था। तो उसका जो विशेषज्ञ होता था, जो एक टीचर होता था, जो एक शारीरिक शिक्षा का अध्यापक होता था, जो एक कोच होता था, कुछ भी कह लो, वह कौन होता था? वह पेडोट्राइब होता था। हेल्ने डिकार्ड कौन होते थे? जो अधिकारी होते थे, मैच के रेफरी होते थे, वो उनको क्या कहा जाता है? हेल्ने डिकार्ड कहा जाता था। ठीक, तो ये चीज आप याद रखिएगा। किसने जर्मनी में टर्नवेरियर आंदोलन की शुरुआत की? जॉन बेस्डो, लुडविग जॉन, फ्रेडरिक गर्ट्समर्स, वाटसन। बताओ, किसकी बात कर रहा है? जर्मनी में, जर्मनी की बात कर रहा है। तो बताइए क्या होगा? टर्नवेरियर आंदोलन की बात कर रहा है।
और यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और अब की बार भी चांस है। चलो तो याद रखना क्या होगा आपका लुडविग जॉन। कौन? लुडविग जॉन। लुडविग जॉन को क्या कहा जाता था? लुडविग जॉन जो हैं ये आपके इनको यही जो है टर्मेरियर आंदोलन जो था उसकी शुरुआत की थी। अब जर्मन के इतिहास के विषय में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो अगर जर्मन के इतिहास के विषय में अगर हम चर्चा करें तो जर्मन के शारीरिक शिक्षा का जो पितामह है वह किसको कहा जाता है? आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? तो जोहान बर्नार्ड बेस्डो को। किसे? जोहान बेस्डो को। जोहान बेस्डो को या जोहान बर्नार्ड बेस्डो को। इन्हें क्या कहा जाता है? जर्मनी का आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक। क्या कहा जाता है? आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। ठीक, इन्होंने क्या किया था? स्कूल खोला था, एक प्रकृतिवादी स्कूल। कैसा स्कूल? इन्होंने एक प्रकृतिवादी स्कूल खोला था और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो फिलैंथ्रोपियन के नाम से जाना जाता था। जो वह प्रकृतिवादी स्कूल था, जो प्रकृतिवादी स्कूल था उसे क्या कहा जाता था? फिलैंथ्रोपियन। तो पूछा जाता है जर्मन के इतिहास में फिलैंथ्रोपियन किसको कहा जाता था? तो याद रखिएगा फिलैंथ्रोपियन की बात जब आएगी तो फिलैंथ्रोपियन कौन था? वह प्राकृतिक स्कूल था। ठीक, और जे साइमन जो थे, जे साइमन, वह जे साइमन इस फिलैंथ्रोपियन स्कूल के क्या थे? पहले सहायक अध्यापक थे, या ये मान लो कि पहले शारीरिक शिक्षक थे। ठीक, जोहान क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गट्समट्स की बात करें तो इन्हें क्या कहा जाता है? अगर इनकी मैं बात करूं तो इनको जो है जर्मन जिम्नास्टिक का ग्रैंडफादर कहा जाता है। क्या? क्या कहा जाता है? जर्मन जिम्नास्टिक का ग्रैंडफादर कहा जाता है। गट्समट्स ने 2 किताब लिखी। गट्समट्स ने इन्होंने 2 किताब लिखी और वह कौन कौन सी 2 किताब थी? पहला था जिम्नास्टिक फॉर द यंग। दूसरे किताब की बात करें तो द गेम्स। ठीक, तो यह 2 प्रकार की किताबें लिखी थी इन्होंने। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं फ्रेडरिक लुडविग जॉन की तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने क्या किया था? टर्मेरियन आंदोलन इन्होंने ही चलाया था। यह जो टर्मेरियन आंदोलन था यह क्या था? यह राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें राष्ट्र के लिए समर्पित था, राष्ट्र के लिए सेनाओं को तैयार करना, इसकी बात इसमें कही जाती थी। ठीक, फ्रेडरिक लुडविग जॉन जो थे इन्होंने किताब लिखी जर्मन जिम्नास्टिक। क्या? जर्मन जिम्नास्टिक। तो पूछता है जर्मन जिम्नास्टिक कौन लिखा? और यह कई बार पूछा गया है तो याद रखिएगा जर्मन जिम्नास्टिक। तो याद रखिएगा जर्मन जिम्नास्टिक जो है किसने लिखी? तो जर्मन जिम्नास्टिक जो है यह फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने लिखी। कौन? फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने लिखी। ठीक, इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि एडोल्फ स्पेक्स जिन्होंने सिस्टम ऑफ जिम्नास्टिक और मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक फॉर स्कूल्स 2 प्रकार की किताबें लिखी। इसके अलावा अगर बात करें एड गुट्सवा, ये जो क्या थे फादर ऑफ प्लेग्राउंड ऑफ मूवमेंट के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये सब उसी से संबंध रखते हैं, लेकिन जो मेन चीजें थी मैंने वो बता दी जर्मन जिम्नास्टिक के विषय में। बाकी आप लोग हिस्ट्री पढ़िएगा। किसने? ब्लूम व उसके साथियों द्वारा सुझाए गए 3 आयामों को शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों के तौर पर उपयुक्त माना। हारोल्ड एम बैरो, एडवर्ड एफ वाल्टमार, चार्ल्स ए बूचर, जे.आर. शर्मन। बताओ क्या होगा?
तो याद रखिएगा हेराल्ड एम बैरो जो थे, इन्होंने ब्लूम और उनके द्वारा सुझाए गए शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों के तौर पर क्या किया, उपयुक्त माना है। ठीक, ब्लूम टेक्सोनॉमी आप लोग पढ़े होंगे, अगर थोड़ा भी साइकोलॉजी पढ़ा होगा तो उसमें आपको फिर ब्लूम टेक्सोनॉमी से थोड़ा हटके ये बात कहता है। ठीक, तो वो साइकोलॉजी का है सब्जेक्ट। चलो, इनमें से कौन सी मानव की सांस्कृतिक धरोहर है? खेल, प्यार व स्नेह, शिक्षा, बड़ों का आदर करना। बताओ। बहुत बढ़िया, किसको? खेल को। ठीक, देखो ये हिस्ट्री की क्लास कम से कम एक आध हफ्ते तो चलेगी ही चलेगी, ठीक है ना, एक दिन में नहीं या 2 दिन में नहीं। तो काफ़ी अच्छे से हिस्ट्री भी पढ़ा देंगे, जैसे सारे सब आपका टॉपिक क्लियर हुआ वैसे ये भी क्लियर होगा, तो इससे आप सब निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार, मनुष्यों के संबंधों को समझना, प्राकृतिक संपदा को बचाना, आनुवांशिकता वातावरण को समझना। क्या होगा बताइए? तो बहुत बढ़िया, आप लोगों का उत्तर आ रहा है ए, लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार। चलो, भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? प्रोफेसर जीडी सोंधी ने, लॉर्ड बेनार्ड बावले ने, वैद्य ब्रदर्स ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। बताओ। मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत भारत की बात कर रहा है। देखो, प्रोफेसर जीडी सोंधी जो थे, इनको मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत करने के लिए जाना जाता है। लॉर्ड बेडन पावेल की बात करें तो भारत स्काउट गाइड जो क्या है आपका, स्काउट गाइड की। वैद्य ब्रदर्स की अगर मैं बात करूं तो वैद्य ब्रदर्स जो थे ये 1914 क्या आपका जो व्यायाम हनुमान व्यायाम प्रचारक मंडल, इसकी स्थापना की थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करें तो प्रथम शिक्षा मंत्री। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्नाइप्स का साई में विलय कब हुआ? क्या स्नाइप्स का साई, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का विलय कब हुआ? 1984, 87, 82, 85? साई की बात कर रहा है तो याद रखिएगा 84 की बात आएगी तो 84 में साई की स्थापना ही हुई थी, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना ही हुई थी, क्योंकि
1982 में क्या हुआ था, यहाँ पे 9वां एशियाड हुआ था, और 9वां एशियाड जो हुआ था उस एशियाड में जो भी सामान यूज हुए थे, जो भी ग्राउंड यूज हुआ था, इन सब की देखरेख के लिए यह देखा गया कि वो नष्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, एक जो है समिति गठित की गई जो क्या थी, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानी गई, जिसकी स्थापना 1984 में हुई। और इसमें जो है जो स्नाइप्स था, इस स्नाइप्स को 1987 में विलय कर दिया गया। किस सन में, 1987 में इसका क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। ठीक, चलो। एलएनसीपी ग्वालियर के संस्थापक आचार्य थे पीएम जोसेफ, जेएम नरूका, एसपी चोपड़े, एस श्रीवास्तव। इस क्वेश्चन को मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है। एलएनसीपी के विषय में खूब अच्छे से पढ़ लेना भाई। अगर मैं बात करूं एलएनसीपी की, तो ये एलएनसीपी जो है यह भी पूछता है कि कहां है। तो आप क्या बताओगे कि एलएनसीपी कहां है। एलएनसीपी जो है आपकी कहां पे है, ग्वालियर में है। ठीक, इसके प्रथम प्राचार्य यह भी पूछता है, तो पीएम जोसेफ इसके क्या थे, इसके प्रथम प्राचार्य थे। इसके बाद में अगर मैं बात करूं 1900, इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना तो स्थापना हुआ इसका 1957 में। ठीक, जिस समय यह 1957 में इसका निर्माण हुआ, उस समय इसका संबंध जो था वह किससे था, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो इसे ऑटोनॉमस का दर्जा कब दिया गया, यह भी पूछा जाता है। तो ऑटोनॉमस का दर्जा 1982 में, जिस समय आपका 9वां एशियाड हुआ था, 1982 में यह क्या हो गया, ऑटोनॉमस बनाया गया, ऑटोनॉमस बनाया गया। इस ऑटोनॉमस बनाने से पहले, ऑटोनॉमस से पहले यह 1964 में जिजीवा यूनिवर्सिटी से, 1964 में यह जीवाजी यूनिवर्सिटी से इसका संबंध हो गया। क्या, जीवाजी यूनिवर्सिटी से संबंध हो गया। ठीक, उसके बाद में 1982 में इसे ऑटोनॉमस बना दिया गया, और 1995 में, किस सन में, 1995 में इसे क्या बना दिया गया, डीम्ड बना दिया गया। क्या, डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया गया। तो यह पूछता है, ये क्वेश्चन तो जरूर पूछते हैं अक्सर कि इसे ऑटोनॉमस का दर्जा कब मिला, तो याद रखना 1982 में। इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी कब बनाया गया, 1995 में। यह दो चीजें आपको जरूर याद होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ इसके पहले प्राचार्य कौन थे, पीएम जोसेफ थे। कहां पे स्थापित है, ग्वालियर में। किस सन में स्थापना हुई, 1957 में। यह सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। यह सारी चीजें आपको क्या होना चाहिए, यह सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, चलिए वाईएमसीए की स्थापना कब हुई, वाईएमसीए की बात कर रहा है। तो अगर वाईएमसीए की बात करें तो 1920 में, किस सन में, 1920 में वाईएमसीए एचसी बक। ठीक, याद रखिएगा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करो।
डिडेस्केलियम प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था, एक संगीत विद्यालय के रूप में, एक स्टेडियम के रूप में, एक कुश्ती के स्कूल के रूप में, एक तैराकी पुल के रूप में। बताओ, इसके विषय में मैंने आप लोगों को बताया भी है क्या होगा। चलो, तो देखो, अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया था डिडेस्केलियम, जब आप संगीत सुनते होते हो तो उसमें क्या होता है, स्केल होता है, कहा जाता है ना स्केल अपना सही करो। तो स्केल सही करने का मतलब ये है, इसमें भी स्केल आ रहा है, तो स्केलियम और स्केल से याद रख लेना कि यह क्या है, संगीत से संबंध रखेगा। अब देखो, अगर मैं बात करूं ये डिडेस्केलियम जो था, यह प्रारंभिक एथेंस काल यूनान में, अगर मैं बात करूं तो यह प्रारंभिक एथेंस काल जो था उसके विषय में यह बात करता है। किसके विषय में? प्रारंभिक एथेंस काल के विषय में करता है। एथेंस जो था वह लोकतांत्रिक विचार वाला था। क्या था? लोकतांत्रिक विचार वाला था। यहाँ पे जब बच्चा 7 साल का होता था तो उसे प्लास्ट्रा में क्या कर दिया जाता था, एडमिशन दे दिया जाता था। यह जो प्लास्ट्रा होता था यह क्या था, स्कूल ऑफ रेसलिंग बॉक्सिंग, क्या होता था, स्कूल ऑफ रेसलिंग होती थी, स्कूल ऑफ बॉक्सिंग, मतलब वहां पे क्या सिखाया जाता था, आपको रेसलिंग सिखाई जाती थी, आपको बॉक्सिंग सिखाई जाती थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जिम्नास्टिक शुरू से चला आ रहा है, इसलिए याद रखना जिम्नास्टिक की बात जब भी पूछे कि ओलंपिक में कब शामिल किया गया तो शुरू से ही शामिल किया गया है। याद रखिएगा, केवल महिलाओं को बाद में शामिल किया गया 1912 में, लेकिन उसकी बात आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि एथेंस में क्या होता था कि जब लोग बच्चे जब जाते थे तो उनके मनोरंजन के लिए उनको क्या सिखाया जाता था, उनको संगीत भी सिखाया जाता था, जिसे संगीत विद्यालय को हम क्या कहते थे, या म्यूजिक विद्यालय को हम क्या कहते थे, डिडेस्केलियम कहा जाता था। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक जो शारीरिक शिक्षा का इसमें अध्यापक होता था जिसे पेडोट्राइब कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेडोट्राइब कहा जाता था। ये जो पेडोट्राइब होता था वह शारीरिक शिक्षा का अध्यापक होता था। जो प्लास्ट्रा होता था उसका क्या होता था, यह शारीरिक शिक्षा का अध्यापक हुआ करता था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उसमें जो है पैनक्रिएशन, तो जो कुश्ती और मुक्केबाजी दोनों मिक्स होती थी उसको उस काल में क्या कहा जाता था, पैनक्रिएशन कहा जाता था। याद रखिएगा, किस काल में? यूनान काल में या प्रारंभिक एथेंस काल में क्या कहा जाता था, याद रखना, पैनक्रिएशन किसे कहा जाता था, तो याद रखिएगा यही। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो धनुर्विद्या सिखाते थे, क्या धनुर्विद्या, उसको टैक्सोटोच कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टैक्सोटोच कहा जाता था। पूछा जाता है कि धनुर्विद्या को सिखाने वाले को क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा टैक्सोटोच कहा जाता था। इस काल में क्या था, इस काल में मिट्टी का स्नानागार जो था वह मिला। क्या मिला? मिट्टी का स्नानागार मिला। इसके अलावा इसमें 4 प्रकार के एथलेटिक होते थे जिन्हें पैनहेलिक कहा जाता था। ये पैनहेलिक जो था इसमें 4 प्रकार के, ओपन मैंने बताया था, ओलंपिक, पाइथियन, एस्थेमियन और इसके बाद में नीमियन। यह 4 प्रकार के गेम हुआ करते थे। इनके भी विषय में आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा हम बताते जाएंगे। तो ओपन याद रखना, और यही चारों गेम हुआ करते थे। चलो, इनमें से किसने कहा था कि शारीरिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग है? जेबी नैश ने, डेल्बर्ट ओबर्ट्यूफर ने, चार्ल्स एबूचर ने, जेसी फेरिंग विलियम ने। किसने कहा था?
अगर इनमें से किसने कहा कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का अभिन्न अंग है, यह बात कही थी चार्ल्स से बूचर। किसने कही थी? चार्ल्स से बूचर ने कही थी। और इस परिभाषा को याद करने का मैंने आपको तरीका भी बताया है। चार्ल्स बूचर ने कौन सी परिभाषा दी है? इन्होंने परिभाषा दी थी कि शारीरिक शिक्षा क्या है? शिक्षा, शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है। क्या? शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है। शारीरिक इसके द्वारा या जिसका उद्देश्य होता है किसी भी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, क्या? शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से क्या करना? गतियों का विकास करना। तो जब भी बूचर की बात आएगी, बूचर ऐसे याद रख लेना, कहा जाता है ना, अरे यार तुम बहुत बड़े बूचर इंसान हो। बूचर कहने का मतलब कि हर प्रकार की गंदगी तुम्हारे अंदर भरी हुई है। तो ये क्या है? ये गंदगी नहीं है, लेकिन सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है। यह सर्वगुण संपन्न व्यक्ति है। कहने का मतलब शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, जो भी चीजें हैं, सामाजिक, वह सारी बातें कौन करता है? यह चार्ल्स बूचर करते हैं। इसके साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा किसका है? शिक्षा का अभिन्न अंग है। जिसके द्वारा, अब देखो, शारीरिक शिक्षा शिक्षा का अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य होता है किसी भी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक गतियों का विकास करना, या शारीरिक शिक्षा के माध्यम से उनका क्या करना? उनका विकास करना। यह बात किसकी है? यह बात जो है आपने किसने कहा था? चार्ल्स से बूचर ने कहा था। किसने कहा था? चार्ल्स से बूचर ने कहा था। अब अगर बात करें कि ओबर्ट्यूफर ने क्या कहा था, तो ओबर्ट्यूफर ने जो कहा था, इन्होंने क्या कहा था? सामूहिक अध्ययन की बात कही थी। किसकी बात कही थी? सामूहिक अनुभवों का सामूहिक प्रभाव, ठीक, एवं शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होती है। क्या? अनुभव की बात करता है डेल्बर्ट ओबर्ट्यूफर। ओवर हो, जो व्यक्ति ज्ञान से एकदम भरा हुआ है, ओवर है ओबर्ट्यूफर क्या कहता है कि अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है। अब जो ज्ञान से भरा रहेगा, जो ओवर रहेगा, उसी के अंदर तो अनुभव होगा। तो अनुभवों के प्रभाव की बात कौन करेगा? ओबर्ट्यूफर करते हैं। कौन करते हैं? ओबर्ट्यूफर करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे कि जेबी नैश ने क्या कहा, तो जेबी नैश की बात आएगी तो इन्होंने क्या कहा? शारीरिक शिक्षा शिक्षा के बड़े क्षेत्र का वह अंग है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र का या बड़े क्षेत्र का वह अंग है जिसके द्वारा मांसपेशियों, कैसी मांसपेशियां? बड़ी मांसपेशियों। तो याद रखिएगा, मांसपेशियों से होने वाली बड़ी क्रियाओं, क्या? मांसपेशियों से होने वाली बड़ी क्रियाओं तथा उससे संबंधित प्रतिक्रियाओं का बोध कराता है। क्या? जिसके द्वारा या मांसपेशियों के द्वारा बड़ी क्रियाओं की, बड़ी क्रिया तथा प्रतिक्रिया। तो याद रखिएगा, ये जो नस है, नसों में ब्लड आता और जाता है, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो जब भी प्रतिक्रिया की बात कहीं पे आ जाए, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों साथ कहीं दिख जाए, तो वह बात याद रख लेना, जेबी नैश ने कहा। ठीक, यह इतनी बात आपको पता होगी। चलो, जेसी फेरिंग विलियम्स की अगर मैं बात करूं, तो इन्होंने क्या कहा था? शारीरिक शिक्षा मानव की शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न ऐसी उपलब्धि है जो किसी विशेष लक्ष्य को लेकर चुनी गई हो। किसी लक्ष्य की बात जब भी आएगी, किसी लक्ष्य को लेकर अगर शारीरिक शिक्षा को चुनने की बात आएगी, तो वह बात किसने किया? फेरिंग विलियम्स। फायरिंग कब करते हो? किसी को शूट करना होता है तब फायरिंग करते हो, और फायरिंग के समय तुम क्या करते हो? एक लक्ष्य साधते हो, तब तो फायरिंग करते हो। तो लक्ष्य की बात जब आ जाएगी तो जैसी फायरिंग हो जाएगा। याद रखिएगा, ये छोटी छोटी ट्रिकें आपको एग्जाम में बहुत मदद करेंगी।
या छोटी छोटे पॉइंट, ये कोई ट्रिक नहीं है, यह सिर्फ पॉइंट हैं जिनको आपको पकड़ना है, जिनसे कि आप इनको आसानी से कर लो। ठीक, चलो, क्योंकि परिभाषाएं पूछी जाती हैं और आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। और ईएमआरएस, डीएसएसबी, एनवीएस, केबीएस, यह 1 से 2 परिभाषा जरूर पूछती हैं, याद रखना शारीरिक शिक्षा की। चलो, निम्नलिखित में से कौन शारीरिक शिक्षा के दायरे में नहीं आएगा? फिटनेस और मनोरंजन कार्यक्रम, सेवा कार्यक्रम, स्वच्छता कार्यक्रम, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल प्रोग्राम। बताओ क्या होगा? बताओ भाई। देखो, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल प्रोग्राम, इसमें तो आपको कोई टेंशन है ही नहीं। फिटनेस और मनोरंजन कार्यक्रम, ये 2 में तो आपको फिटनेस है नहीं। अब आप 2 में कंफ्यूज हो कि सेवा कार्यक्रम या स्वच्छता कार्यक्रम, मैं क्या करूं? तो याद रखना, अगर मैं बात करूं सेवा कार्यक्रम की, तो सेवा कार्यक्रम तो होता है ना, सेवा कार्यक्रम शारीरिक शिक्षा का भाग है, हाँ, क्योंकि यह शारीरिक शिक्षा के दायरे में आता है। लेकिन स्वच्छता कार्यक्रम क्या होता है? यह शारीरिक शिक्षा के दायरे में आता जरूर है, लेकिन उतना वैल्यू नहीं होता जितना कि सेवा का। हेल्प की भावना तो ऑलरेडी यह सिखाता है शारीरिक शिक्षा, दूसरे की मदद करो। खेल की भावना ही ऐसी होती है कि दूसरे की मदद करना, लड़ाई झगड़ा से दूर रहना, यह सारी चीजें तो यह सिखाता ही है। इसके अलावा बात करें तो आत्मरक्षक क्रियाओं अगर कहीं पे है तो वह भी इसका प्रकार है। आत्मरक्षक के अलावा बुनियादी व्यायाम, कार्य क्षमता एवं परीक्षण, ये सारी चीजें, ट्रेनिंग, मापन, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। लेकिन स्वच्छता कार्यक्रम है इसका भाग जरूर, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे टॉपिक है। क्लास 9th के एनसीईआरटी में पहले यही है, स्वच्छता वाला चैप्टर है, लेकिन फिर भी हम इसको इसका भाग नहीं मानते हैं, याद रखना, ठीक है ना। सेवा कार्यक्रम को हम इसका भाग मानते हैं। चलो, जैसे फेरिंग विलियम्स के अनुसार शारीरिक शिक्षा को उन व्यक्तियों की शारीरिक गतिविधियों के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है जिन्हें के रूप में चुना गया हो। अपेक्षित परिणाम, शारीरिक गतिविधियां, नियोजित परिणाम, वांछित परिणाम। बताओ क्या होगा? अब देखो, यही क्वेश्चन अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था और अब यह तुरंत ही बदल दिया, थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है। बता दो क्या होगा? तो इसके विषय में देखो, अब देखो थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। जैसी फेरिंग विलियम के अनुसार शारीरिक शिक्षा के उन व्यक्तियों की शारीरिक गतिविधियों के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनके रूप में चुना गया था। वांछित परिणामों के, याद रखिएगा, किसका होगा? वांछित परिणाम होगा भाई, याद रखिएगा। क्या होगा? वांछित परिणाम होगा, याद रखिएगा। नियोजित परिणाम, शारीरिक गतिविधियां, अपेक्षित परिणाम, यह सारी चीज, क्योंकि अगर लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो अपेक्षित परिणाम होना चाहिए, शारीरिक गतिविधियां भी होनी चाहिए, नियोजित परिणाम भी होना चाहिए, लेकिन वांछित परिणाम की बात नहीं करता है। किसी चीज को वांछनीय कर दोगे तो वांछनीय मतलब परित्याग की बात कर रहा है। शारीरिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? शारीरिक विकास, व्यक्ति का संपूर्ण विकास, वृद्धि और विकास ऑफ द एबव उपरोक्त सभी।
22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए। अरे भाई, जब शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य की बात करें और आल एवं मतलब सर्वांगीण विकास की बात करें, मतलब सर्वांगीण मतलब शारीरिक विकास भी होता है, व्यक्ति का संपूर्ण विकास भी होता है, वृद्धि और विकास भी होता है, तो हम यह कह सकते हैं ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव भी हम कह सकते हैं। लेकिन याद रखना, जब ऑल ऑफ एबव है यहाँ पे तो लेकिन वृद्धि और विकास, व्यक्ति का संपूर्ण विकास, शारीरिक विकास, तो लेकिन जो मेन होता है हम क्या पढ़ते हैं? शारीरिक शिक्षा हमारा क्या है? संपूर्ण विकास है। तो ऑप्शन में सीधे सीधे संपूर्ण विकास दिया हुआ है। तो जब संपूर्ण विकास दिया हुआ है तो हम क्यों जाएंगे किसी चीज के ऊपर? मेन तो हमने जो पढ़ा है किताबों में कि शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक शिक्षा व्यक्ति का संपूर्ण विकास है, सर्वांगीण विकास है। यहाँ पे संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास अगर ये ऐसे वर्ड हैं और ऑप्शन में भले ये सारी चीजें हैं, चाहे यहाँ पे गामक कुछ भी दिया हो, लेकिन अगर संपूर्ण है तो हम संपूर्ण करेंगे। अगर इसकी मैं बात करूं, शारीरिक विकास, संपूर्ण विकास, वृद्धि और विकास, तो संपूर्ण विकास का मतलब ही होता है कि यह भी विकास हो गया, यह भी विकास हो गया। तो आंसर क्या होगा? एग्जैक्ट व्यक्ति का संपूर्ण विकास। चलो भाई, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। देखो डी पे कर दिए तो सब डी तक पहुंच गए, लेकिन जिन लोगों ने बी कहा है उन सबका आंसर सही है। शारीरिक शिक्षा का मूल तत्व क्या है? जिम्नास्टिक, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य, खेल और क्रीड़ा। शारीरिक शिक्षा का मूल तत्व क्या है? क्या है भाई? जिम्नास्टिक करना है, स्वास्थ्य है, खेल और क्रीड़ा है, शारीरिक गतिविधियां हैं। बहुत बढ़िया, आप लोगों का आंसर आ रहा है शारीरिक गतिविधि। याद रखिएगा। चलो, यूनान में शारीरिक शिक्षा के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया गया है। ये हैं स्पार्टन काल, होमेरिक काल, प्रारंभिक एथेंस काल, स्वर्ण काल। समय काल को ध्यान में रखकर कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। बी सी डी ए, सी ए बी डी, सी बी डी ए बी डी सी। बताओ क्या होगा? मैं झटके में पड़ गया। अब आपके सामने है क्वेश्चन, आप पढ़ो। देखो, अगर मैं बात करूं तो ये जो है इसको 4 भाग कैसे? सबसे पहले क्या होता है? होमरिक काल। होमरिक काल के बाद अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्या होगा? स्पार्टन काल। स्पार्टन काल के बाद अगर मैं बात करूं तो स्पार्टन काल के बाद आपका क्या होगा? प्रारंभिक एथेंस काल। फिर क्या होगा? उत्तर एथेंस काल। या इसे ही बाद का एथेंस काल, और इसे ही हम क्या कहते हैं? स्वर्ण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण काल। तो स्वर्ण काल किसको कहते हैं? उत्तर एथेंस काल को हम स्वर्ण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर एथेंस काल को हम स्वर्ण काल कहते हैं। तो मिला लो तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि जो होमरिक काल है, या होमरिक काल में 2 नेत्रहीन प्रसिद्ध कवि हुए, इलियड्स और ओडिसी।
तो उनका नाम पूछता है कि होमरिक काल जो थे वो उनमें प्रसिद्ध जो कवि थे उनका नाम क्या था? इलियड्स और ओडिसी था। इलियड्स और ओडिसी ने क्या किया? इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कविताएं लिखी थी। तो याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं कि जो आपका होमर काल था, होमर काल में जो आपका जो बच्चे थे या जो लोग थे उस समय उनका ध्येय या उद्देश्य क्या था? तो मैन ऑफ एक्शन की बात यह भी करते थे। इसके बाद में स्पार्टा में हम चलेंगे तो मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम। तो मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम की बात जब आएगी तो वह आपके होमरिक काल की बात करेगी। ठीक, एक्शन, मैन ऑफ विजडम। ठीक, या होमरिक काल की थी। स्पार्टन काल की बात करें तो स्पार्टा काल में भी क्या था? मैन ऑफ एक्शन की बात यह भी करते थे। मतलब कि जो व्यक्ति थे वह सेना के लिए, राष्ट्र के लिए ही तैयार किए जाते थे, युद्ध के लिए ही तैयार किए थे। उस समय जो आदमी था उसे सेना के ही लिए तैयार किया जाता था। ठीक है ना? तो याद रखिएगा। इसके बाद इसे और क्या कहते हैं? स्पार्टा काल को हम और क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है क्लासिकल एज या शास्त्रीय युग। पूछता है शास्त्रीय युग किसे कहते हैं, या यही पूछ लेगा क्लासिकल काल, क्लासिकल एज किसे कहते हैं? तो क्लासिकल एज स्पार्टा काल को कहते हैं। किसको? स्पार्टन काल को कहा जाता है। इन्हें जो है टोटलिटिरम, क्या? टोटलिटिरम के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा बात करें तो यहां पे जो 7 वर्ष का बच्चा था वह अपना माता पिता के साथ रहने दिया जाता था। याद रखना, अगर कोई बच्चा क्या हो, विकलांग हो जाता था, विकलांग पैदा हो जाता था तो उसे जीने का अधिकार नहीं होता था। आज लोग जो जी रहे हैं, क्यों? क्योंकि यह कहा जाता था कि यह दिव्यांग है, यह किसी भी तरीके से राष्ट्र के हित में कार्य नहीं कर पाएगा या राष्ट्र में सहयोग नहीं दे पाएगा, इसलिए इसका जीना क्या है? बेकार है। इसलिए उसे माउंट टैगोटस, क्या? माउंट टैगोटस नामक एक पहाड़ था, वहां से ले जाकर फेंक दिया जाता था, जिससे बच्चे की क्या हो जाती थी? मृत्यु हो जाती थी। यह वहां के लोग थे। क्यों? क्योंकि वो लोग मैन ऑफ एक्शन की बात करते थे। ठीक, इसमें जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली थी वह एगॉग के देख रेख में होती थी। एगॉग कौन होता था? एक तरीके से मान लो हॉस्टल वार्डन मान लो, शिक्षक मान लो, प्रशिक्षक मान लो, कुछ भी मान लो, वह उस समय उसकी देख रेख में सारी चीजें हुआ करती थी। ठीक, और ये जो एगाग था, एगाग और पेडोनॉमस दो चीजें थी। तो एगाग जो था, एगाग क्या था? एगाग उस विद्यालय को कहते थे, और पेडोनॉमस जो था उस शिक्षक को, कोच को, या ये मान लो हॉस्टल वार्डन को, जो भी मानना हो मान लो, उसको कहते थे। क्या? पेडोनॉमस और एगाग। शिक्षा प्रणाली कैसी थी? एगाग शिक्षा प्रणाली थी। किसकी देख रेख में थी? पेडोनॉमस की देख रेख में थी। तो ये सारी चीजें स्पार्टन काल के विषय में हैं। इसी प्रकार से अगर और बात करें हम आप लोगों से तो फिर प्रारंभिक एथेंस काल की थी। प्रारंभिक एथेंस काल की अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, यह सारी चीजें। बाद के एथेंस काल को हम क्या कहते हैं? स्वर्णिम काल कहते हैं, या ग्रीक के इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। और इसी काल को क्या कहते हैं? एथेंस का पतन भी कहते हैं, क्योंकि इसी के बाद क्या हुआ था? रोम का आधिपत्य आने लगा था। ये सारी चीजें हैं, इसको हिस्ट्री में आप पढ़िएगा। 25 नंबर क्या है?
शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए आवंटित समय किसके अनुलोमतः अनुपातिक होता है? विद्यालय के स्वरूप, कार्यक्रम की विषय वस्तु, विद्यालय की स्थानीयता, विद्यार्थियों की रुचि, किस पर होती है बताइए। देखिए, वैसे तो यह मेन चीज विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार होना चाहिए था, लेकिन जो आयोग ने आंसर माना है वह उन्होंने क्यों माना है? उन्होंने माना था कार्यक्रम की विषय वस्तु के अनुसार, क्योंकि इन्होंने चाल से बूचर की बात कही। चाल से बूचर की परिभाषा के अनुसार इन्होंने आंसर लिया कि चाल से बूचर ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था शारीरिक शिक्षा शिक्षा पद्धति का एक अभिन्न अंग है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक रूप से शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से जो गतिविधियां उनके परिणामों के दृष्टिगत रखकर चुनी जाती हैं। क्या? किसके दृष्टिगत? उनके परिणामों को दृष्टिगत रख के चुनी जाती हैं, मतलब कार्यक्रम की विषय वस्तु के अनुसार। तो आयोग ने इसका आंसर बी मान रखा था, याद रखना। चलो 26 नंबर। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा तर्कहार है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। शारीरिक शिक्षा शिक्षा के शिक्षक को आरंभ में ही पढ़ाए जाने वाले कौशल का विस्तृत वर्णन देना चाहिए। छात्र तब सर्वाधिक प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं जब कौशल एवं कौशल की प्रमुख तकनीकी विशेषताओं की स्पष्ट आम धारणा प्राप्त होती है, परंतु विस्तृत सूचना नहीं। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए गलत है परंतु आर सही है। बताओ क्या होगा? क्या होगा? देखो अब क्या कह रहा है, इसे पढ़ो पहले। अभिकथन है, शारीरिक शिक्षा के शिक्षक को आरंभ में ही पढ़ाए जाने वाले कौशल का विस्तृत वर्णन देना चाहिए। पहले ही विस्तृत वर्णन दे देना चाहिए, ऐसी ही बात है क्या? दूसरा कह रहा है, छात्र तब सर्वाधिक प्रभावी ढंग से सीखता है जब कौशल एवं कौशल की प्रमुखता तकनीकी विशेषताओं की स्पष्ट आम धारणा प्राप्त होती है, परंतु विस्तृत सूचना नहीं। हाँ, आम धारणा उसको पता है लेकिन विस्तृत सूचना नहीं पता है, तो आंसर क्या होगा? हाँ बताओ। तो आंसर होगा डी, याद रखना। ए गलत है परंतु आर सही है। क्यों ए गलत है, आर सही है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन समझो। शारीरिक शिक्षा शिक्षक को आरंभ में पढ़ाए जाने वाले कौशल का विस्तृत वर्णन देना चाहिए। ऐसा नियम नहीं है, ऐसा नियम नहीं है कि आप विस्तृत वर्णन दोगे। समझ रहे हो ना? कोई भी चीज है तो आप क्या करोगे, पहले पुरानी चीजों को नए चीजों से जोड़ने की बात आती है। यह नहीं होता है कि आप नई चीजें सारी रख दो, पहले बच्चे को उससे कनेक्ट करवाना पड़ता है। धीरे 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 जब वह अनुकूलित हो जाता है उसके, तब आप क्या करते हो, तब आप उसको नई चीजों को देते हो। लेकिन अगर आप पहले ही सारा ज्ञान उसे दे दोगे, बच्चा ने कभी अनुभव ही नहीं किया है, तो वो क्या उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा? नहीं कनेक्ट कर पाएगा। इसीलिए जब आप लेसन प्लान बनाते रहे होंगे तो वहां पे भी एक चीज रहा होगा, क्या? नई योजनाओं के पूर्व योजनाओं से जोड़ना, या नए क्रियाकलाप को पूर्व क्रियाकलाप के साथ जोड़ना। तो ऐसा नहीं है, पहले हम उसको पुरानी चीजों को बताएंगे। अस्पष्टता पूरी चीजें जानना जरूरी नहीं होता है।
दूसरा क्या कह रहा है, छात्र तब सर्वाधिक प्रभावी ढंग से सीखता है जब कौशल एवं कौशल की प्रमुख तकनीकी विशेषताओं की स्पष्ट आम धारणा प्राप्त होती है। बिल्कुल नॉर्मल चीजें जो होती हैं वो चीज आप जब बता दोगे, जैसे आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो उस टॉपिक को जब तक आप पढ़ोगे नहीं, उस टॉपिक में क्या क्या पॉइंट है उन पॉइंट के विषय में आपको बताया जाए और फिर उसके अंदर पॉइंटों के अंदर ले चला जाए तो आप ज्यादा बढ़िया तरीके से सीख पाओगे। एक बार आपको ओवरऑल व्यू मिलना जरूरी होता है। अगर आप ओवरऑल व्यू नहीं ले पाओगे और आप सीधे, जैसे अगर आप सिलेबस नहीं पढ़े और आप सीधे आप चल दिए क्या करने, तैयारी करने, तो आपको कठिनाई आएगी। लेकिन अगर आप सिलेबस पढ़े रहोगे, टॉपिक पढ़े रहोगे, सब टॉपिक उसके बाद पढ़े रहोगे, तो आपको फायदा हो, आपका पढ़ने में मन लगेगा, आप अच्छी तरीके से उसे पढ़ भी लोगे। यह सारी चीजें होती हैं। ठीक, विस्तृत सूचना नहीं, परंतु विस्तृत सूचना नहीं, बिल्कुल विस्तृत सूचना नहीं, क्योंकि सिलेबस क्या होता है, सिलेबस आपका विस्तृत नॉलेज नहीं होता है, सिलेबस आपका एक ब्रीफ नॉलेज होता है, एक ओवरऑल व्यू होता है। मतलब कि एक ऊपर एक मोटा मोटा उन्होंने दे दिया, अब इसके अंदर आपको कितना डीप जाना है यह आप तय करोगे। ठीक, तो यही चीज है। चलो समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या हो तो बता देना। किसने शारीरिक शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया कि शारीरिक शिक्षा बच्चे के समग्र व्यक्तित्व का विकास और शरीर, मस्तिष्क व आत्मा में इसकी संपूर्ति और पूर्णता के लिए शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से दी गई शिक्षा है। C.A. बूचर, J.B. नैश, J.P. थॉमस, H.C. बक। बताओ। C.A. बूचर के विषय में मैंने बताया, इनके पास क्या होता है, जो बूचर होते हैं उनके लिए अनुभव की बात आ जाती है। J.B. नैश के बाद क्रिया प्रतिक्रिया की बात आती है, यह नहीं होगी। बजाय H.C. बक और J.P. थॉमस, अब इन्हीं में दो में आंसर तुम बता दो क्या हो जाएगा। मैंने इतना कुछ बता दिया, अब इसमें बता दो। नंदिनी, सर्वेश, हितेंद्र, बताइए क्या होगा। बाकी सब के विषय में मैंने बताया, लेकिन J.P. थॉमस और H.C. बक के विषय में नहीं बताया था कि H.C. बक ने क्या कहा था और J.P. थॉमस ने क्या कहा था। तो याद रखिएगा क्या होगा, J.P. थॉमस होगा। याद रखिएगा क्या होगा, J.P. थॉमस होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि जो आपके क्या कहते हैं H.C. बक महोदय थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था शारीरिक शिक्षा जो है वह सामान्य शिक्षा, किससे, सामान्य कार्यक्रम, शिक्षा का क्या है, सामान्य कार्यक्रम का एक भाग है जिसका संबंध शारीरिक क्रियाकलापों से है। सामान्य शिक्षा का भाग है लेकिन संबंध किससे है, आपकी शारीरिक क्रियाकलापों से है, हाथ पैर धड़ इन सब चीजों से है, कलापों से है, तथा शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा बच्चे की वृद्धि, किसकी बात कर रहे हैं, बच्चे की वृद्धि की, विकास की तथा शिक्षा से है। यह शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा बच्चों के संपूर्ण शिक्षा है। शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा बच्चों की संपूर्ण शिक्षा की बात किसने कही थी, H.C. बक महोदय ने कही थी। यह भी ऐसे कोटेशन देके आपको पूछ सकता है। ठीक, शारीरिक क्रिया साधन है तथा उनका चुनाव एवं प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि उनका प्रभाव बच्चे के जीवन के प्रत्येक पहलू, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं नैतिक पक्षों पर पड़े। उसका प्रत्येक पहलू बच्चे के हर एक पहलू पे पड़े। यह बात कही थी H.C. बक महोदय ने। ना लंबे चौड़ी बात कही थी, इतने में ही सीमित नहीं रह गए थे। तो यह बात किसने कही, J.B. थॉमस ने कही। चलो
भारत सरकार द्वारा वर्ष 1953 में स्वीकृत निम्नलिखित में से कौन सी पहली कोचिंग योजना है? राजकुमारी अमृत कौर, नेशनल स्पोर्ट टैलेंट सर्च स्कीम, नेशनल कोचिंग स्कीम, स्पेशल एरिया गेम। बताओ क्या होगा? राजकुमारी अमृत कौर 1953 में ये जो थी टेनिस की प्लेयर थी, टेनिस की क्या थी? प्लेयर थी। और इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? यह स्कीम चलाई थी। कौन सी? यह स्कीम आपकी चलाई थी, याद रखिएगा। ठीक, चलो तो यह आज आपका आखिरी क्वेश्चन था। यहीं तक हम बात करेंगे। कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। हाँ, तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। कल मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ इसी के। तो आप सब पढ़ते रहें और तैयारी करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें कॉन्सेप्ट के लिए। अब देखो, आपने सारे टॉपिक पढ़ लिए, तो जब सारा टॉपिक आपने पढ़ लिया तो आपको एक चीज का अनुभव हुआ होगा कि मेरा ये टॉपिक कमजोर है, मैं इसमें क्या किया हूं, क्वेश्चन कम समझ में आया या चीजें नहीं समझ में आ रही थी। तो उस टॉपिक को अब आपका क्या काम है? उस टॉपिक को आपका काम है, आपका दायित्व है कि उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट तैयार करो, उस चीज को अच्छी तरीके से पढ़ो। और जो कमजोर हो, मैंने बताया था ना, अगर कोई चीज तुमसे मोहब्बत नहीं कर रही है, वो तुमसे दूर भाग रही है, तो उससे इतना प्यार कर लो। अगर कोई चीज तुमसे नफरत कर रही है तो तुम उससे इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि उसे एक दिन ऐसा हो कि वो उसे खुद प्यार करने पे तुम मजबूर कर दो। अगर कोई चीज तुमको समझ में नहीं आ रही है तो उसे इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि वह खुद ही अपने आप समझ में आने लगे। ठीक है ना? तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल फिर आप लोगों से मिलते हैं। बिल्कुल ठीक, तो कल फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए। बीस का क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देख लें भाई। निम्नलिखित में से कौन शारीरिक शिक्षा के दायरे में नहीं आएगा? नहीं आएगी बात कर रहा है ना। तो फिटनेस और मनोरंजन कार्यक्रम आता है, सेवा कार्यक्रम भी आता है, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल प्रोग्राम भी आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो आपका जो स्वच्छता कार्यक्रम होता है यह नहीं आता है। याद रखिएगा, यह हमेशा याद रखिएगा, यह स्वच्छता कार्यक्रम आपका नहीं आएगा। इसमें दिक्कत क्या है? क्या नहीं समझ में आया ये बताओ। क्या नहीं समझ में आया ये तो बता दो भाई मेरे। जो समझ में ना आया हो वो बता दो हम। जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे ना, शारीरिक शिक्षा को पढ़ोगे कि शारीरिक शिक्षा का दायरा क्या है, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शारीरिक शिक्षा की परिभाषा क्या क्या है, तो वहां पे आपको चीजें पता चल जाएंगी। क्या समझ में क्या नहीं आया सर्वेश ये तो बताओ भाई। हाँ, क्या देख लें बताओ। बुक में कोई दिक्कत हो, कोई तकलीफ हो, कुछ दिक्कत हो तो बताओ, उसको फिर देखें, सर्च करें। हाँ, किसी चीज का डाउट हो तो उसको बताओगे, नहीं तो फिर हम कैसे इसमें, मतलब देखने का क्या मतलब है? नहीं समझ पा रहा हूं, क्या नहीं क्लियर हो पाया बताइए, कमेंट करिए।
सेवा कार्यक्रम क्यों नहीं होगा उसका मतलब सुनो। सेवा कार्यक्रम इसलिए नहीं होगा कि जो आपका सेवा है, देखो अब क्या होता है, फिजिकल हेल्प की भावना जो होती है हमेशा शारीरिक शिक्षा में हेल्प की भावना को हमेशा पढ़ाया जाता है, लेकिन स्वच्छता को उतना नहीं पढ़ाया जाता। आप देखोगे तो हेल्प की हर जगह जरूरत पड़ती है, एक दूसरे की हेल्प करते हो, मदद करते हो, सेवा करते हो। सेवा करने का मतलब यहां पे पैर दबाना और वो नहीं। इसके साथ ही साथ आपने स्काउट गाइड का नाम सुना होगा, एनसीसी का नाम सुना होगा। तो स्काउट गाइड, एनसीसी, इसके अलावा बहुत सारी स्कीम चलाई गई, इसमें सेवा योजना कार्यक्रम चलता है। जो भी एनसीसी या कुछ लिए होते हैं उनका सेवा योजना कार्यक्रम चलाया जाता है। तो वो जितनी भी चीजें हैं वह इसके अंतर्गत आती हैं, यह सारी शिक्षा का भाग है। लेकिन स्वच्छता कार्यक्रम में जरूरी नहीं है कि आप भाग लें, लेकिन सेवा कार्यक्रम में आपको भाग लेना ही पड़ता है। जैसे कि अगर आपके यहां मान लो कोई कार्यक्रम हुआ, इंट्राम्यूरल या कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, आपके यहां टूर्नामेंट ही हो रहा है, तो वहां पे आपको इसीलिए लगाया जाता है कि आपकी मदद के लिए, आपको सेवा भावना के लिए, ठीक। तो इस वजह से आयोग ने माना था। बाकी आयोग ने क्या रखा है, कुछ ऑथेंटिक इसका आंसर तो वो देते नहीं है, तो उन्होंने क्यों नहीं माना राम जाने। जबकि अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य शिक्षा की, तो स्वास्थ्य शिक्षा को भी पढ़ाया जाता है आपको। स्वास्थ्य शिक्षा नहीं, ये स्वच्छता की अगर बात करें तो स्वच्छता भी आपको पढ़ाया जाता है। जैसे प्रदूषण के विषय में आपको बताया जाता है, क्लास 9th एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंने पहले ही आपको बता दिया, लेकिन आयोग ने उसका आंसर वो मान रखा है, ठीक, वह भी उसका भाग। लेकिन जैसा कि उन्होंने यह माना है कि जो शारीरिक शिक्षा का जो भाग है वह केवल और केवल फिटनेस और मनोरंजन कार्यक्रम, सेवा कार्यक्रम, इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल, आत्मरक्षक कार्यक्रम, बुनियादी कार्यक्रम, कार्य क्षमता का परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन, ये सारी चीजें दिया गया है। अगर आप बीपीएड किए हैं तो बीपीएड में स्वच्छता के विषय में आपको नहीं पढ़ाया गया, लेकिन स्वास्थ्य शिक्षा में आपको भले पढ़ा दिया गया। स्वास्थ्य शिक्षा में आपको स्वच्छता भले पढ़ाया गया, लेकिन अलग से कोई टॉपिक नहीं दिया गया है। लेकिन अगर बात करें एनसीसी या इन सब चीजों को, तो इन सब चीजों को टॉपिक दिया हुआ है।